हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 26 ऑफ जुलाई 2020। तो गाइस आज है 26 जुलाई 2020 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ्स चाहिए और इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आईएएस अकेडमी। एज यू कैन सी, आप यहाँ पर टाइप करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ऊपर क्लिक करना, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली बेसिस पे आज हमें जिन जिन चीज़ों का डिस्कशन करना है तो वो सारी चीज़ आपको मिल जाती है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे मैं भी आपको बताता हूँ। हमारे चैनल पे स्टडी मटेरियल मिल जाता है यूपीएससी के लिए। डेली आपको द हिंदू एनालिसिस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। उसके बाद आपको डेली जो न्यूज़पेपर होता है उसकी पीडीएफ मिल जाती है। साथ ही साथ डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। डिजिटल नोट्स यानी कि जितना भी करंट अफेयर्स है उसका स्टैटिक पोर्शन जितना होता है वो यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं ताकि आप स्टैटिक पोर्शन को करंट से लिंक कर सकें, और जो कि मेन थिंग है यूपीएससी में। उसके बाद एनसीईआरटी मिल जाती है क्लास 6 to 12 यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। कल मैंने एक और पार्ट अपलोड करा था तो काफ़ी सारी एनसीईआरटीज़ अपलोड हो रही हैं, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाती है। और उसके बाद डेली आंसर राइटिंग चल रही है, काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं लोगों के। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर काम चल रहा है और काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। साथ ही साथ फ्री गाइडेंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप दीपक यादव आईएएस अकेडमी को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दीपक_1004 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इंस्टाग्राम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि लाइव सेशंस वगैरह होंगे तो आपको ज़रूर वहाँ पर अटेंड करने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये हुआ। और गाइज ये सारी चीज़ें हैं कितने रुपए की? ये सारी चीज़ें हैं ज़ीरो कॉस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप अच्छी तरीके से इन सबको चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। और यहाँ पर जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके भी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, एक छोटा सा क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा आपको क्लिक करना है वहीं बैठे बैठे, तो आप क्लिक करके एक सपोर्ट दिखा सकते हैं चैनल को। तो चलते हैं, आज देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पेज 1 पे हमारे लिए कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे हमारा एनजीटी के बारे में। एनजीटी के बारे में आप परफेक्ट हो गए हैं क्योंकि आपसे डेली बेसिस पे क्वेश्चन आता रहता है एनजीटी के बारे में। मैंने कल भी पूछा था, कल भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था एनजीटी के बारे में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपको पता ही है। अभी हम एक आध दिन छोड़ के डिस्कस करेंगे क्योंकि कल ही हमने डिस्कस कर लिया एनजीटी के बारे में। नाउ फिर आते हैं हम लोग पेज नंबर 5 के ऊपर। यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात आज संडे है, संडे को एडिटोरियल आता नहीं है। बट एक दो पेजेस होते हैं जो कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा संडे का न्यूज़पेपर। तो हम उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। तो सबसे पहले ये वाला आर्टिकल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो कि पेज नंबर 8 पर है। कश्मीर सैफरॉन नाउ हैज़ जीआई सर्टिफिकेट। अब कश्मीर में जो हमारा सैफरॉन है, सैफरॉन किसे कहते हैं बताओ? केसर जो है, ठीक है। अब ये केसर है, उसको जीआई सर्टिफिकेट मिल गया है। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन हो गया है इसका। और यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, कि अब यहाँ पे जीआई के बारे में क्या चीज़ है। अब देखो, चीज़ जीआई आ गई हमारी न्यूज़ में, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड नहीं जानोगे तो कब तक, यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं जानोगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो बैकग्राउंड से बनेगा, जीआई के बारे में, ठीक है। क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर कोई प्रोडक्ट हमारा जीआई के अंडर में आता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो फिलहाल हमारा सैफरॉन है, केसर है, जो कश्मीर में यहाँ पर ग्रो करा जाता है, कल्टीवेट करा जाता है, वो जीआई के अंडर में डाल दिया गया है, ठीक है। जीआई टैग दे दिया गया है उसे। तो चलो हम बात करते हैं अभी इसके बेसिक पॉइंट्स की, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन की। तो जीआई के बारे में मैंने टेलीग्राम पर नोट्स डाल दिए हैं, आप देखोगे। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पर सारे जितने भी जीएस पेपर से आप लिंक होता है ये मैं सारी चीज़ें दे देता हूँ। आप देखोगे जो जीआई है हमारा जीएस पेपर 3 में आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप सोच रहे होंगे ज्योग्राफी में आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी में भी आएगा बट बहुत कमी से, लेकिन जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है, टॉपिक। अब ये हमारा देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई, ये टॉपिक है क्या? ये एक इंसानिया या फिर प्रोडक्ट्स, एक साइन बताता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स है किस चीज़ का, यहाँ पर हैविंग अ यूनिक जोग्राफिकल ओरिजिन, यानी कि ये एक साइन है
कि ये चीज़ बता देता है कि हाँ, अगर इस प्रोडक्ट को जीआई दे दिया गया है तो ये उसको दर्शाता है कि हाँ, यहाँ पर ये प्रोडक्ट एक यूनिक जोग्राफिकल ओरिजिन है। साथ ही साथ इवोल्यूशन हुआ है ओवर सेंचुरीज, काफ़ी टाइम से जो है 100 सालों पहले से यहाँ पर ये इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ग्रो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये एक मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी का भी देता है कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है, और जितने भी हमारे रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड यूज़र्स होंगे वो ही यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो जीआई टैग है इंडिया में गवर्न करा जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स के द्वारा, ठीक है। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स हमारा एक एक्ट है 1999 का, तो इसके द्वारा हमारा जीआई टैग इन इंडिया गवर्न करा जाता है। उसके बाद ये इशू करा गया था जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद चलो बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट अगर जीआई टैग दे दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले एक ये लीगल प्रोटेक्शन दे देता है, ठीक है। जितना भी हमारा प्रोडक्ट है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है अगर उसे हम जीआई टैग देते हैं कि वो एक इंडियन जोग्राफिकल इंडिकेशन है, यानी कि इंडिया का प्रोडक्ट है वो, जो कि प्रिवेंट करता है कि अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ द रजिस्टर्ड जीआईज बाय अदर्स, यानी कि कोई भी अगर अनऑथोराइज्ड यूज़ होता है, ठीक है, जो कि रजिस्टर करा होता है जीआई ने, बट यहाँ पे कोई अनऑथराइज यूज़ होता है तो उसके लिए उसको यहाँ पर ये रोकता है। सबसे पहला बेनिफिट समझ लो, एक लीगल प्रोटेक्शन देता है, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट को, आप केसर को, जैसे हमारा साफरन को जीआई टैग मिल गया, तो अब उसे प्रोटेक्शन मिल गया कि हाँ वो कश्मीर में यहाँ पर ओरिजिन होता है, अब वो कहीं और नहीं होगा, और उसे एक जीआई टैग मिल गया है, उसे प्रोटेक्शन मिल गई है। नाउ यहाँ पर ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जोग्राफिकल टेरिटरी में उसको एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब है, अब उसे इतना अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है कि अब वो एक्सपोर्ट वगैरह होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब उसे जीआई टैग मिल गया है, पहली बात, अब ऑथराइज चीज़ मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, अब एक्सपोर्ट वगैरह होगा तो पैसा जो है ज़्यादा आएगा, तो क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है। चलो हमने जीआई टैग के बारे में बात करा। नाउ अब चलते हैं आगे, पेज नंबर 9 पे आते हैं। पेज नंबर 9 पे हमारा क्या आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट्स चाइना सी क्लेम। अब यहाँ पर साउथ चाइना सी की बात हो रही है। साउथ चाइना सी में जो अपना क्या कर रहा था, चाइना जो है क्लेम कर रहा था एरिया, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। तो अब उसके रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया है, जो चाइना का क्लेम था कि भाई यहाँ पर अब उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब मैं चलो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि साउथ चाइना सी है कहाँ पर, लोकेशन देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी पॉइंट्स आता है, कोई भी हमारा लोकेशन आती है, कोई भी हमारी कंट्रीज़ के नेम आते हैं, तो जल्द सबसे पहले आप ये काम करो करो एटलस पे जाओ और उसकी लोकेशन देख लिया करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में भी आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग टू लोकेशंस। चलो फिर मैं भी आपको साउथ चाइना सी की लोकेशन दिखाता हूँ। तो अब देखेंगे, अर्थ हो गई हमारी है, अब यहाँ पर साउथ चाइना सी देखेंगे कहाँ पर है, ठीक है। एकदम 3D में सारी चीज़ें हम देखते हैं, इंटरेस्टिंग वे में, क्वालिटी चीज़ों में हम यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो साउथ चाइना सी के पे लेकर चलो हमें, साउथ चाइना सी हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर चाइना क्या करता है, अपना एरिया क्लेम करता है कि हमारा एरिया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों से एनरिच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, देखो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, अब मैं आपको दिखा दूँ ये सारी चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया हमारा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ये नहीं हुआ, देखो आप साउथ चाइना सी हमारा ये हुआ, ठीक है। हमने ग्लोब को पूरा घुमाया नहीं, हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा ये। तो अब हुआ क्या है कि हमारा अब साउथ चाइना सी है, चाइना कहाँ पर है आपको पता ही है, ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। और इंडिया के बाद यहाँ पर ये आ गया हमारा चाइना। फिर से मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, जूम, यहाँ पर आप देखोगे ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया हमारा चाइना। अब यहाँ पर देखोगे आप कि साउथ चाइना सी हमारा यहाँ पर है, जिसे साउथ अपना चाइना अपने नाम से यहाँ पर सी बना रखा है इसे। तो काफ़ी सारा एरिया यहाँ पे क्लेम करता है अपना, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। मेन चीज़ थी यहाँ पे लोकेशन देखना, क्योंकि हम लोकेशन किसी चीज़ की भी नहीं छोड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको ये आगे। तो चलो फिर चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। तो चलो ये वाला आर्टिकल कवर करा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, जो यूएस का कंसुलेट है चेंगदू में, वो भी रेडी है क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या था, कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था, यूएस में हाउस्टन है, वहाँ पर क्या हुआ कि जो चाइना का कंसुलेट था। कंसुलेट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है, ठीक है। एक ऑफिस होता है, चाइना का ऑफिस था वहाँ पर, दूत जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर जो है बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या करा, चाइना ने यूएस का बंद कर दिया, यानी कि रिलेशन जो है काफ़ी हद तक बेकार होते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से जो है
रिलेशन इन दोनों के बीच में बिगड़ते जा रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम लोग पेज नंबर 10 के ऊपर बिजनेस के ऊपर देखते हैं कौन कौन से बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ है। सबसे पहला आर्टिकल हमारा एनक्लेट के बारे में है। इसने अपहोल्ड करा है अडानीज का टेक ओवर प्लान फॉर दिग्री पोर्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है बट एनक्लेट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT। तो NCLAT के बारे में बात करते हैं। तो चलो यहाँ पर आप देखोगे NCLAT के बारे में और कौन से GS पेपर से यहाँ पर इसको आप लिंक कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग। तो आप GS 3 में आएगा कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, इंडियन इकॉनमी से मतलब। तो आप बात करोगे यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो NCLAT इसके बारे में बात करें तो आप देखोगे ये कॉन्स्टिट्यूट करा गया अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को। यहाँ पर इसको क्या करा गया, लाया गया, ताकि क्या कर सकें, अपील जो होती है उसको सुनवाई करी जाए, अपील की ऑर्डर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके अगेंस्ट जो भी अपील करी जाती है किसी के द्वारा, तो वहाँ पर उसकी सुनवाई करी जाए। साथ ही साथ यहाँ पे एक क्या है, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स है, जैसा हमने अभी बताया फिर से कि जो यहाँ पे अपील है उसको सुनवाई करी जाए, इस वजह से यहाँ पर इसको लाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे क्या करता जाता है, अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय एनसीलेट अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सुनवाई किसके अगेंस्ट हो, सुनवाई यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हो, जो कि सेक्शन 61 के अंडर में आता है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को, ठीक है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं आप देखोगे, ये एक इट इज़ ऑल्सो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि अभी तक क्या था, यहाँ पर ये NCLT के अगेंस्ट जो है जितनी सुनवाई हो रही थी वो सुनता था, ठीक है, उसको देखा जाता था। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर भी पास करे जा सकते हैं अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 202 और 211, यानी कि सेक्शन 202 और सेक्शन 211 के अंडर में यहाँ पर क्या करा जा सकता है, ये जितने भी ऑर्डर हैं वो हम अगेंस्ट यहाँ पर अगेंस्ट NCLT के यहाँ पर पास कर सकते हैं, ठीक है। और वो कौन पास करेगा, हमारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप थोड़ी बहुत बातें जान सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर, मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि एक तो इकॉनमी का बैकग्राउंड नहीं होता काफ़ी ज़्यादा बच्चों का, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। बट मेरा जो मेन बैकग्राउंड है वो मेरा इकॉनमी का ही है। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका आप क्या मतलब समझो, जितनी भी NCLAT हमारी जितनी नेशनल कंपनी लॉ है, हमारा जो कानून है, इसका काम है सुनवाई करना अगेंस्ट जितने भी अगर अगेंस्ट काम होते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक्ट, यानी कि जैसे भी हमारा इसके अगेंस्ट, इस कंपनी के लॉ के अगेंस्ट कोई काम होता है तो उसके सुनवाई करना, यानी ये अगर ये कानून टूटता है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर सुनवाई करी जाती है। बस इतना आप ध्यान रख सकते हो। मुझे पता है कि आप इकॉनमी के अगर बैकग्राउंड नहीं होगा तो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडिया UK अफर्म कमिटमेंट टू एन FTA। यहाँ पर इंडिया और UK के बीच में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, यानी कि अब दोनों के बीच में अच्छा होगा, जो टाई होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। बट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है दो कंट्री के बीच में, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, क्या बेनिफिट मिल जाते हैं कंट्री को, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपका GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा। अब सही बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा, इंडिया और UK के बीच में हो रहा है। तो आप देखोगे क्या है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स, जैसे कि एक से या एक से ज़्यादा कंट्री के बीच में, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जितना भी हमारा टैरिफ होता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, इन सबको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है, जिससे कि ट्रेड दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाए, ठीक है। जो टैरिफ वगैरह होता है वो कम कर दिया जाता है। अब यहाँ पे FTA में नॉर्मली कवर करता है ट्रेड, जो ट्रेड गुड्स होते हैं, जैसे कि हमारे गुड्स जो होते हैं वो कौन कौन से सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, और जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग एटसेट्रा। ये सारी जो हमारे एक्सचेंज होती हैं दोनों कंट्री के बीच में, उसमें हम कितना ज़्यादा जो है बेनिफिट्स लिया सकते हैं बाय रिड्यूसिंग दी टैरिफ को रिड्यूस करके हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, वाई आर ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। यहाँ पर ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर कंट्री जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन क्यों करती है,
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब हम टैरिफ को एलिमिनेट करेंगे, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स को, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, दोनों के जो पार्टनर हैं, दोनों कंट्री जो पार्टनर हैं, जो उनकी मार्केट होगी वो आराम से दोनों एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट में आराम से चीज़ें जाएंगी बिना किसी टैरिफ के। तो यहाँ पर दोनों के बीच में टाइज भी अच्छे होंगे, साथ ही साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रोल भी प्ले हो गया। उसके बाद आप देखोगे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, क्योंकि जो दूसरी कंट्री के टैरिफ होते हैं, मान लो यहाँ पर ये इंडिया है, ये यूएस है, यूएस में अगर टैरिफ कम होंगे, यानी कि अगर हम कुछ भेजेंगे, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर अगर इसका टैरिफ कम होगा, टैरिफ कम लगेगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे और हमें क्या होगा, फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद आप देखोगे और क्या चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैं एग्जांपल दूं किसी चीज़ का, तो हमने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, एक दो कंट्रीज़ ली हैं, ठीक है, ए और बी कंट्री लिया है, जो दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA है। फिर यहाँ पर ए का क्या है, हाई टैरिफ है, यानी कि ए जो कंट्री, अगर हम इसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर हाई टैरिफ है, काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग अगर इसके अंदर हाई टैरिफ है, तो आप देखोगे जो फर्म्स बेस्ड इन कंट्री सी, अब यहाँ पर बीच में एक और कंट्री है सी, जो कि इन्वेस्ट करती है कंट्री ए में, ठीक है। तो क्या सी हमारी जो है वो डिसाइड करती है कंट्री में, इसमें ए में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ए और बी है दोनों के बीच में साइन करा गया है FTA। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी कवर किया था, ए और बी में साइन करा हुआ है FTA। अब बी क्या करता है, बी एक बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट देता है। तो अब सी यहाँ पर अपना जो प्लांट वगैरह लगाना होगा वो बी में, यानी कि कंट्री बी में लगाएगा, ताकि जो प्लांट वगैरह लगा के अच्छी तरीके से काम करने के बाद वो अपना से ए में सेंड कर सके, यानी ए में क्या, बाकी कंट्रीज को सेंड कर सके, जितना भी वो प्रोड्यूस करे या फिर जो भी जितनी भी चीज़ है वो बाकी कंट्रीज में सेंड कर सके। तो यही बात कही जा रही है, यानी कि जहाँ पर टैरिफ हाई होगा वहाँ पे कम जाएंगी कंट्रीज, जहाँ पर टैरिफ कम होगा तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से एग्रीमेंट होगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा जाता है। तो यही था आर्टिकल। चलते हैं आगे, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पेज, संडे के दिन जो आता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ये वाला आर्टिकल क्या कहता है, हाउ वेयरिंग मास्क कट कोरोना वायरस ट्रांसमिशन, यानी कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बट यहाँ पर जो मास्क है, मास्क लगाने से उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखा गया है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखा गया है कि एक यहाँ पर जो है बार्बर है हमारा, ठीक है, इसने कम से कम 139 क्लाइंट्स जो हैं सैलून में, इनको चलो इनके वहाँ पर जो है ड्रेसिंग वगैरह करी, ठीक है, इनके हेयर स्टाइल वगैरह बनाए, चलो बाल कटिंग करी, हेयर कटिंग करी, सब कुछ करा, फेशियल हेयर ट्रिम करे। बट क्या हुआ, ये लोग मास्क का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, मास्क का इस्तेमाल करते थे। तो फिर ये जब यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह हुई तो क्या हुआ कि वो जो हमारे बार्बर हैं वो पॉजिटिव थे, ठीक है, कोरोना वायरस पॉजिटिव थे। लेकिन फिर उसके बाद देखा जो ये हमारे किस किस क्लाइंट्स को इन्होंने क्या, किस किस क्लाइंट्स के टच में आए हैं, तो इन क्लाइंट्स को देखा गया तो ये नेगेटिव है, यानी कि ये सब नॉर्मल हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उस बार्बर ने मास्क लगा रखा था, जिससे कि यहाँ पर ये वायरस ट्रांसमिट नहीं हो पाया दूसरे के अंदर, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप मास्क लगा के चलोगे, देखो हाथ पैर तो आप घर पर जाके धो लोगे, ठीक है, और वैसे भी ये बार्बर है, घर पर जाके नहाएगा इंसान, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर हाथ पैर जाके धो लोगे। तो अब क्या करना है, मास्क वगैरह लगा के ही निकलना है बाहर, जिससे कि जैसे कि अभी हमारे पिछले बार ICMR ने भी अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो एरोजोल्स हैं, एरोजोल्स के थ्रू जो है हमारा वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, फैल रहा है। एरोजोल्स क्या होता है, वो छोटे छोटे जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो निकलते हैं, और वो जो हमारा ड्रॉपलेट्स होते हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स होता है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ये हल्के होते हैं, जो कि हवा में थोड़ी देर तक रुके रहते हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि किसी ने बोला कुछ, अगर वो हवा में है तो आप वहाँ से गुजरोगे तो आप उसे इनहेल कर सकते हो, इनटेक कर सकते हो, है ना, अंदर ले सकते हो, तो आपको भी वो वायरस फैलने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आपको भी होने के। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल इतना अच्छी तरीके से करा जाना चाहिए। और मास्क जो है अपनी तरह से जो है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, और ये ट्रांसमिट करने से, जो वायरस है एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होने से, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। नाउ जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, मीट द टाइनी बग स्लेयर एंशिएंट रिलेटिव ऑफ डायनासोर एंड पेटोसोरस। अब यहाँ पर ये क्या है कि एक हम लोगों को नई स्पीशी मिली है। नई स्पीशी का नाम क्या है, कोंगोनाफोन, कोंगोनाफोन केली, ठीक है। यहाँ पर एक नई स्पीशी मिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाली है, किस चीज़ के लेकर, कि जो हमारा पेटासॉर्स हैं, ठीक है, पेट्रोसॉर्स हैं, ये कैसे उड़ते हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेकर ये हेल्प करने वाली है हमारी स्पीशी। तो पेड्रोसॉर्स क्या होते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने स्पीसी की पिक्चर तो देख ली है, क्योंकि इमेजेस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइंड में बैठी रहती हैं, इस वजह से इमेजेस का यूज़ मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे ये हैं हमारे पेट्रोसॉर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जो ये हमारी एक नई स्पीशी मिली है कॉन्ग्नोफोन कैली। तो ये जो है मडागास्कर की है, मडागास्कर की तरफ से यहाँ पर जो है मडागास्कर जो हमारा आइलैंड है वहाँ पर पाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर ये हेल्प करने वाली है हम लोगों को, ये जो हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है, हेल्प करने वाली है जो हमारा पेड्रोसॉर्स हैं वो किस तरीके से उड़ते हैं उनके ऊपर यहाँ पर ये हेल्प करने वाली है, जो है रिसर्च वगैरह होगी। और कुछ बॉडी साइज़ वगैरह आप देखोगे इसका, जो ये हमारा ये वाला डायनासोर है जो हमें मिला है, ठीक है, कॉन्ग्नोफोन, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, टाइनी है। आप देखो 10 सेंटीमीटर टॉल है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इवॉल्व इनटू डायनासोर्स पेड्रोसॉर्स विच कुड रीच एनॉर्मस साइज। तो आप देखोगे कितना ज़्यादा छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइनी, तभी तो नाम दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया टाइनी बग स्लेयर। ठीक है, बस खाली आप इसका नेम याद रख सकते हो और स्पीशी का नेम याद रख सकते हो बस, और इससे ज़्यादा कोई फालतू की न्यूज़ मत याद रखना। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है, ये भी इतना खास नहीं है कि ये जो हमारे यंग एशियन एलिफेंट्स हैं वो कैसे अपनी ट्रंक जो अपनी सूंड है उसको बेंड करते हैं, लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी इसमें जो मैंशनड है वो है हमारे दो नेशनल पार्क्स हैं, वो कौन कौन से हैं, नगरहोल और बंदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये हमारे सिलेबस में भी है यूपीएससी के। ठीक है, तो हमें कवर करना पड़ेगा, और इसलिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स के जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वो मैंने डाल दिया है। आप देखोगे नगरहोल नेशनल पार्क सबसे पहले हमारे कौन से जीएस पेपर में आएगा, जीएस पेपर 3 में, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट में। तो आप इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन दिया था, ठीक है, हमने जो कल क्वेश्चन करा था उसमें से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आंसर्स आए थे। आंसर मैंने डाला भी है, जैसे सुजीत का आंसर कल अच्छा आया था, साथ ही साथ यहाँ पे सुनीता का आंसर अच्छा था, और प्रिया का आंसर भी अच्छा था, और भी लोग थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे थे। तो जो इनके सही आंसर थे, अच्छे आंसर्स थे, अच्छी तरीके से लिखे गए थे, तो ये मैंने यहाँ पर अभी पोस्ट कर दिया टेलीग्राम में। सुनीता का आंसर, सुजीत का आंसर यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, उसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम में। तो आप यहाँ पर ऐसे ही आंसर लिखते रहें। आज संडे में हम इस वजह से क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आप आज रेस्ट करें। मंडे से क्वेश्चन, यानी कल से क्वेश्चन दिया जाएगा, मंडे टू फ्राइडे आपको, मंडे टू सैटरडे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, संडे को रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम लोग जीएस3 बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट में आता है हमारा ये नेशनल पार्क। इसे हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। एस्टेब्लिश करा गया था ये एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले जब इसको एस्टेब्लिश करा था गया था तो इसको एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में एस्टेब्लिश करा गया था 1955 में। फिर उसको अपग्रेड करा गया, उसे नेशनल पार्क बनाया गया 1988 में। फिर उसके बाद उसे डिक्लेयर कर दिया गया 37th टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1999। ठीक है, 1999 में इसको क्या कर दिया गया, 37th टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। उसके बाद ये पार्क आता कहाँ पर है, पार्क आता है हमारा वेस्टर्न घाट्स में, और ये हमारे एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब यहाँ पर ये नगरहोल रिवर है जो ये बहती है इस पार्क में। ठीक है, ये याद रख सकते हो, जो कि जोड़ती है काबनी रिवर को। नगरहोल रिवर जोड़ती है हमारी काबनी रिवर को, जो कि एक बाउंड्री है बिटवीन नगरहोल बांदीपुर नेशनल पार्क। अब जो दोनों का ही नेम आया था ना, अभी जो हमने आर्टिकल कवर किया था वहाँ पर नगरहोल और बांदीपुर दोनों का ही नेम है। यहाँ से जो ये एलिफेंट्स हैं इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा गया है कि वो लोग कैसे अपनी सूंड को टर्न करते हैं, हिलाते हैं, या फिर अपने तो इसी तरीके से जो है लेफ्ट और राइट करते हैं। तो दोनों के बारे में कवर करेंगे। सबसे पहले हम नगरहोल की बात कर रहे हैं। अब जो नगरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क है, दोनों के बीच में जो एक रिवर फ्लो होती है वो यहाँ पे आप ज्वाइन करती है, आप देख सकते हो, विच इज़ ऑल्सो अ बाउंड्री बिटवीन, जो दोनों के बीच में एक बाउंड्री है वो कौन सी, हमारी नगरहोल रिवर है। ठीक है, नाउ अब जो फ्लोरा यहाँ पर जो पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं, एक तो साथ ही साथ हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेसिडियस पतझड़ वाला फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे हमें ट्रीज मिल जाते हैं, टीक के, रोजवुड के पेड़ मिल जाते हैं, टीक के पेड़ मिल जाते हैं। फौना की बात करें, यहाँ भी एनिमल्स वगैरह स्पीशीज़ वगैरह कैसी मिलती हैं, तो एलिफेंट्स मिलते हैं, साथ ही साथ स्पॉटेड डियर, इंडियन माउस डियर, गौर, उसके बाद स्ट्रिप नेक्ड एंड रेडी मैंगूजेस, और उसके बाद ग्रे लंगूर, बॉनेट मैकाओ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को, ये सारे एनिमल्स वगैरह हमारे जो फौना हैं ये मिलते हैं। ना जो नेक्स्ट हमारा जो था टाइगर रिजर्व वो कौन सा था, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब बंदीपुर टाइगर रिजर्व है तो ये भी हमारा जीएस पेपर 3 में ही आएगा। तो ये आया, कब आया, 2007 में ये इसको जो है लाया गया, 2007 में आया। जो नेम था इसका वो क्या नेम कहाँ से लिया गया, एक बंदीपुर गांव है वहाँ से इसका नेम लिया गया।
फिर उसके बाद यहाँ पर इसको जो है अच्छी तरीके से डेवलप करा गया। एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है साउथर्न इंडिया का, ठीक है, साउथ इंडिया का एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है और लार्जेस्ट हैबिटेट है वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एलिफेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं साउथ एशिया में। टुगेदर विद एडजॉइनिंग नगरहोल नेशनल पार्क, यानी कि जो हमारा बंदी नेशनल पार्क है अपना नगरहोल नेशनल पार्क को जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एक पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। अब ये जो मोयर रिवर है ये ओरिजिनेट होती है हमारे नीलगिरी माउंटेन रेंज नियर पाइकरा से, meandering through the reserve over a length of more than 20 kilometer. It is a major water source for the wildlife and people living in around the reserve. यानी कि जो हमारी रिवर बहती है काफ़ी, जो इसका वाटर है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जो ये मेन वाटर सोर्स है हमारा, मेजर वाटर सोर्स है जो कि इस्तेमाल करा जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए, साथ ही साथ जो पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं रिजर्व के आसपास, उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर इसी पानी का इस्तेमाल करा जाता है। नाउ जो टाइगर रिजर्व है वो सिचुएटेड है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो लैंड मास लोकेटेड है हमारा त्राई जंक्शन एरिया। जो ये टाइगर रिजर्व है कहाँ कहाँ लोकेटेड है, जैसे कि हमारा कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, 3 जंक्शन एरिया यहाँ पर, तीनों जो अटैच हुए हुए हैं यहाँ पर, इसके बीच में ही जो है ये लोकेटेड है हमारा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, इनके बारे में मैंने बता दिया, और अगर कोई क्वेश्चन आता है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। नाउ पेज नंबर 12 पे आते हैं। पेज नंबर 12 पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक हमारा सीरो सर्वे इन दिल्ली। अब यहाँ पे आर्टिकल आता है ये सीरो सर्वे होता क्या है, सीरो सर्वे के बारे में जानेंगे। तो चलो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। सीरो सर्वे जो हमारा है दिल्ली सीरो सर्वे जीएस पेपर 2 में आएगा, हेल्थ और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने कहा है कि सीरो सर्विलेंस को कंडक्ट करा जाए फॉर कोविड-19 इन न्यू दिल्ली। तो अब मैं आपको बात करूंगा, हम लोग बात करेंगे सीरो सर्विलेंस के बारे में। तो इसका काम क्या है, सबसे पहले ये जो इसका पहला काम है डिटेक्ट करना, यानी पता लगाना जितनी भी हमारी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो कि हमारे जो वायरस वगैरह हो इन चीज़ों से लड़ने में हेल्प कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला काम है उसको डिटेक्ट करना कि एंटीबॉडीज़ जो वायरस के अगेंस्ट प्रेजेंट हैं बॉडी में या नहीं, ये हमारा काम होता है। नेक्स्ट इम्यूनिटी चेक करना कि इम्यूनिटी कैसी है एक पर्सन की, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर डिजीज़ से लड़ सके। तो जो हमारा सीरो सर्वे है इसका ये काम है। उसके बाद ये तीसरी चीज़ चेक करता है पास्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो पिछला कोई इन्फेक्शन हुआ है उस चीज़ को चेक करता है। लेकिन यहाँ पर कोई इन्फेक्शन अगर उसे है इस समय तो वो चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन जो पास्ट में कभी हुआ है उसके भूतकाल में तो वो उस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। नाउ इम्यूनोग्लोबिन जो होता है उसको टेस्ट करता है हमारा, किस चीज़ को इस्तेमाल करके, एलिसा हमारा क्या है, एक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, यहाँ पर ये एक मेथड है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये जो टेस्ट करता है इम्यूनोग्लोबिन को, इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पर एक सैंपल वेयर टेस्टेड फॉर आईजी एंटीबॉडीज कोविड-19 इन्फेक्शन यूज कोविड कवच, यानी कि किस चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करके टेस्ट करा जाता है इम्यूनोग्लोबिन का, कोविड कवच एलिसा जो है हमारे कोविड कवच कहा गया है, जो कि अप्रूव करी गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर के बारे में भी नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, आप जाकर उसके बारे में देख सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में बात करें, ये क्या है, एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो कि डेवलप होती है ज़्यादातर कोविड-19 पेशेंट्स में, ताकि यहाँ पर जो है अगर ये एंटीबॉडी किसी इंसान के अंदर होगी तो वो वायरस से टैकल कर पाएगी। अगर वायरस किसी इंसान के बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो वो एंटीबॉडीज़ को जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर जो है इसलिए एंटीबॉडीज़ का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है अगेंस्ट दी फाइटिंग ऑफ वायरस। उसके बाद यहाँ पे एलिसा क्या है हमारा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे यहाँ पे एक टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है, साथ ही साथ मेजर करता है जो भी हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ कितनी प्रेजेंट है उनको मेजर करता है हमारा ये टेस्ट। तो आपको सारे नोट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग भी मिल गए हैं। सीरो सर्वे का काम क्या है, डिटेक्ट करना चीज़ों को, एंटीबॉडीज़ को देखना और अपनी इम्यूनिटी को चेक करना। तो ये चीज़ें हमारा सीरो सर्वे का काम है। तो गाइज़ हमने न्यूज़पेपर को पूरी तरह से कवर कर लिया है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, कुछ नहीं करना आपको, एक छोटा सा क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको जो मैंने बता दिया सारी चीज़ें मिल जाती हैं रिगार्डिंग और यूपीएससी प्रिपरेशन। तो गाइज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय।